टुडे ये जो आप लास्ट क्वेश्चन करवाया था मुझे उसमें डाउट है। क्या डाउट है बताओ। मुझसे सॉल्व नहीं हुआ भैया। हाँ क्या क्वेश्चन बोलो। Which of the following is the energy of first possible excited state of hydrogen? एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड से आप गए होगे एक्साइटेड स्टेट पे, तो ऑब्वियस सी बात है n इज इक्वल्स टू 1 से कहाँ गए होगे आप, n इज इक्वल्स टू 2। और एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड क्या है, हाइड्रोजन है, तो 1 हो गया, और n की वैल्यू कितनी हो गई 2। पुट कर दो, आंसर आ गया बेटा। बात समझ आ रही है। यस भैया। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, करके दिखाएंगे मुझे आप लोग अभी। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट। आपको साफ साफ बोल दिया उसने, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ऑल्सो कैलकुलेट रेडियस। रेडियस भी निकालना है आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ठीक है। अब पहले मुझे बताओ एनर्जी का फॉर्मूला किस में निकालोगे और क्या फॉर्मूला लेके चलने वाले, जल्दी बोलिए। सर -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल पर एटम और अपॉन एन स्क्वायर। बहुत बढ़िया। एनर्जी का फॉर्मूला तो जो जेड भी तो इन्वॉल्व करेंगे ना, क्योंकि हीलियम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। -2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है सभी को। इसकी यूनिट किस में होती है, जूल पर एटम में, है ना, जो एटम की बात कर रहा है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। यहाँ पर जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर चेक करेंगे हीलियम का। कितना है हीलियम का एटॉमिक नंबर, जल्दी बोलो, अरे बोलो। 2 है सर 2। ऑब्वियस सी बात है 2 है, 2 का स्क्वायर अपॉन एन। मैं गया कहां पर हूं, एन की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है 1। कितने लोगों को बात समझ आ गई, अरे आ जल्दी गई सर। आ गई। अब बताओ फॉर्मूला ऑफ रेडियस क्या होता है, सभी को आता है ये भी। Rn is equals to how much, 52.98 A नॉट एन स्क्वायर। n स्क्वायर अपॉन z, क्योंकि एटॉमिक नंबर दिया हुआ ना इस बार। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। नैनोमीटर कह दो, या फिर आसान तरीका आप लोगों ने किया था क्या, 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, मगर ये किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में। दोनों में डिफरेंस जानते हो आप लोग, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, बता यस पाएंगे आप में से। सर, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर 10 मीटर। 10 की पावर -10 and that is 10 की पावर -9। बहुत बढ़िया। नैनोमीटर 10 पावर -9 मीटर है, और एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर। मेरी बात समझ आ रही है। सर एक चीज पूछनी है। पूछ लो। सर इसमें जेड स्क्वायर नहीं होता, जेड ही होता नहीं, है। इसमें जेड होता है, रेडियस में जेड होता है, ध्यान रखना। ओके सर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा ये 0.0529 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, ग्राउंड स्टेट पे है तो, फर्स्ट ऑर्बिट पे तो 1 स्क्वायर, और जेड की वैल्यू कितनी है, हीलियम है तो 2 स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा नैनोमीटर में। कितने लोगों को समझ आ गया क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। सिंपल कैलकुलेशन, if I have learned the formula, only substitute the value. Divya, Monica, Pratik, Vasu, Vidushi, is it clear? Please raise your hand. यस सर। हैंड रेस कर दिया अगर मुझे कंफर्म हो जाता है उससे। चलिए आगे की बात करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिक करता है वो, और वो कह रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और हमें क्या गिवन है, गिवन दैट बोर का जो रेडियस है वो कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, जो प्लैंक कांस्टेंट है h वो है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
9.11 into 10 की पावर -31 kg, और 1 जूल बराबर है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। एम आई क्लियर टू ऑल? आपसे पूछ क्या रहा है वो? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट। बोर ने कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, आपको याद है? Yes, फॉर्मूला sir. याद है? mvr is equals to nh/2π। मुझे लगता नहीं इसके आगे बताने की जरूरत है आप लोगों को। जल्दी बोलिए, सब कुछ तो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, कर पाओगे या नहीं? Yes, sir. जल्दी बोलो बच्चों, इस क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं? Yes, भैया. दिस इज द Yes, sir. कंडीशन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। बहुत ही आसान कंडीशन है, सब कुछ गिवन है, क्या निकालना है? वी निकालना। सही है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. आप सुनिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं डिफरेंट है। ये शायद मैंने कराया था, शायद नहीं कराया था। क्वेश्चन है, कैलकुलेट wavelength of radiation emitted when an electron in hydrogen atom shows transition from n is equals to 4 to 2, n is equals to 2 एनर्जी लेवल। यानी कहां से कहां जंप लगाई उसने? 4 से लेके 2 पे। उसने बोला विच स्पेक्ट्रम वुड दिस शोज, कि कौन सा स्पेक्ट्रम दिखाएगा, ये भी आपको बताने के लिए कहा गया उसको। अब पहले मुझे आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो इसके अंदर सॉल्व करने के लिए? ये मैंने सिखाया था सर न्यू बार। wave number equals to r into 1 upon n1 plus square minus 1 upon n2 plus। अब असल में ना ये फॉर्मूला वेव नंबर को हम लोग E इज इक्वल टू एच न्यू, जानते हो ना फॉर्मूला? जानते हो या नहीं? यस सर, प्लैंक्स कांस्टेंट वाला। यस, E इज इक्वल टू एच न्यू और E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा लिख सकता हूं मैं? जल्दी बोलो। यस सर। और E इज इक्वल टू एच सी लैम्डा को मैं E इज इक्वल्स टू एच सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। अरे हाँ सर यार, लिख सकते हैं। लिख सकता हूँ। आप लोग को याद होगा E इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है? 6.6 10 की पावर -34। C की वैल्यू कितनी है? 3 10 की पावर 8। और 1 अपॉन लैम्डा को मैं किस नाम से जानता हूँ? न्यू बार। याद आ गया? Excuse me, भैया. जी बोलिए। भैया एनसीईआरटी की बुक में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो 6.26 दे रखी है. कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ठीक है. ये समझ आ गया न्यू बार वाली बात आपको, हाँ या ना? अरे यस बोलो। सर। यस भैया. और देखो यही फॉर्मूला मैं एनर्जी की फॉर्म में निकाल रहा हूँ। न्यू बार इक्वल टू कितना होता है? फॉर्मूला याद होगा आपको, R इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। याद है या नहीं? यस सर। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं न्यू बार जगह लिख दूं? तो बताओ एनर्जी का फॉर्मूला कितना आने वाला है? एनर्जी इज इक्वल्स टू 6.6 10 की पावर -34 इंटू 3 10 की पावर 8। आया ना? अरे बोलो। Yes, sir. इंटू R 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्लियर टू ऑल? और ये जो R की वैल्यू होती है ना, आप जानते हो 109677 थी। ये कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं तो खाली समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ। ये एग्जामिनर ने, मतलब जिसने फॉर्मूला बनाया उसने ये पूरी वैल्यू आपके लिए सॉल्व करके दे दी है।
और तब एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ कि किस तरीके से एनर्जी और वेव नंबर का आपने इस्तेमाल किया है। ये जो पूरी वैल्यू सॉल्व करके आती है ना बच्चों, ये वैल्यू है आपकी 2.18 इंटू 10 की पावर -18। कितने लोगों को अब ये बात समझ आ गई? जो फॉर्मूला Yes, इस्तेमाल कर रहे थे ना, आ गए सर। अभी तक जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, ये फॉर्मूला कहां से आया? यहां से आया। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में कौन कौन क्या क्या दिया हुआ है, कहां से जंप लगी है? 4 से 2। ठीक है, 4 से 2 कह लो या 2 से 4 कह लो, फर्क कोई नहीं पड़ता, बस साइन का फर्क आएगा, माइनस और प्लस का। तो अब क्या करोगे, आप लिखोगे E इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 पावर -18। जेड की वैल्यू कितनी है? हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर। 1 अपॉन कहां से जंप लगा रहे हो? मान लो 4 से की जगह 2 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4 लिखते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर क्या हो जाएगा? खाली प्लस और माइनस। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? आ गई सर। अब यहाँ से E निकल गया, yes भाई। E निकाल लोगे यहाँ से, और जो E निकाल लोगे, E के बाद फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू HC बाय लेमडा। ये आपसे पूछा ना कौन से स्पेक्ट्रम में लाई करेगा, तो स्पेक्ट्रम को तो हम एक ही तरीके जज कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ वेवलेंथ। ये बात पता है नहीं? स्पेक्ट्रम कैन बी, Yes, sir. स्पेक्ट्रम को हम बता पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ वेवलेंथ। तो अगर मुझे वेवलेंथ पता है तो मैं यहां से स्पेक्ट्रम को जज कर पाऊंगा। बात क्लियर है? आप लोगों को मैं एक हिंट दे चुका था पहले भी, अगर आपको याद हो, कि जो हमारा स्पेक्ट्रम का विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज वो होता है 4.5 इंटू 10 की पावर -7 से 7.5 इंटू 10 पावर -। मेरी बात समझ आ रही है? मीटर की बात हो रही है। 4.5 इंटू 10 पावर -7 से 7.5 इंटू 10 पावर -7 में वेवलेंथ अगर लाई कर रही है, किसी की भी वेवलेंथ लाई कर रही है, तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम है? विजिबल स्पेक्ट्रम। आपको जनरली जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, आपसे पूछे कौन सा स्पेक्ट्रम है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम ही आता है, क्योंकि आंसर हमारा उसी के बीच में आया था जनरली। और नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप उस वैल्यू को लिख कर आए, और अगर वो टेबल जो मैंने आपको सिखाई थी EM स्पेक्ट्रम वाली, कि किसकी कितनी रेंज होती है, वो लर्न कर लोगे तो फिर तो कोई भी स्पेक्ट्रम दे दे आप बता पाओ। क्वेश्चन समझ आ गए आप लोगों को? हाँ या ना? आ गया सर। पक्का? यस सर। सर हाँ जी बोलिए। सर हमने इसमें सिंपली न्यू बार वाले फॉर्मूला की जगह एनर्जी इसलिए इंक्लूड की ना, ताकि हम लोग इसको इस रेंज में ला सकें। यस यस, क्योंकि वेवलेंथ को हमने स्टडी करना इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ओनली बेटा, इसीलिए किया है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? हाँ या ना? यस सर। ठीक। अच्छा, मैं चाहूं तो आपको ये समझा सकता हूं, जितने भी हम फॉर्मूले पढ़ रहे थे रेडियस का या वेलोसिटी का, कि कैलकुलेट कहाँ से हुआ, लेकिन उसका कोई बड़ा रोल नहीं है। उसकी डेरिवेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं, वो समझाने के लिए समझा सकते हैं, लेकिन कोई यूज तो हो उसका। तो डायरेक्ट जब हमारे पास फॉर्मूला है, कंपटीशन में भी फॉर्मूला आएगा, डेरिवेशन तो आएगी नहीं, तो फिर क्यों उसको समझ के टाइम वेस्ट करना और अपना क्लास वेस्ट करना। इसीलिए आप फॉर्मूला को एज इट इज यूज करना। जैसे मैंने बताया आपको ये एनर्जी में 2.18 कैसे आया, बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो समझाने के लिए मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी कि भाई इसे पुट करोगे तो जाके ये वैल्यू आ। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हुई वो हुई लाइट का ड्यूअल नेचर। अभी तक हम क्या मान के चल रहे थे, कोई कह रहा था लाइट जो है वो वेव नेचर है, कोई कह रहा था नहीं नहीं लाइट तो पार्टिकल नेचर है। अब डी ब्रोगली ये दोनों चीज चेक कर रहा था कि भाई वेव भी दिखा रही है लाइट तो, और पार्टिकल भी दिखाई दे रही है। तो उसने क्या किया, उसने कहा एक्चुअली में लाइट जो है ये ड्यूअल नेचर शो करती है। क्या शो करती है? ड्यूअल नेचर। और क्या होता है ड्यूअल नेचर? कि लाइट आपके दो तरीके का बिहेवियर शो करेगी, एक होगा पार्टिकल और एक होगा आपका वेव नेचर। मेरी बात समझ आ गई? यहां से उसने दो रिलेशन दी, आप लोग जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। बताओ किसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू? अरे एनर्जी ऑफ फोटोन। एक्स कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ फोटोन होती है नहीं होती? फोटोन क्या थे, जिसमें कहा गया था कि लाइट जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। एग्जांपल याद करो, वो जो कुएं वाला एग्जांपल लिया था मैंने, टैंक वाला।
जिसमें भैंस का दूध, पैकेट्स वाला। हाँ भैंस का दूध था पहले खुले फॉर्म में, फिर उसी भैंस के दूध के 1-1 लीटर के पैकेट बना लिए थे। तो किस केस में लाइट को स्टडी करना इजी था, दूध को स्टडी करना इजी था, पैकेट्स की फॉर्म में। तो ये जो E इक्वल टू एच न्यू है, इसी को हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। और ये एनर्जी ऑफ फोटोन होती है। फोटोन क्या होती है? बंडल ऑफ लाइट। व्हाट इज फोटोन? कोई पूछे आपसे व्हाट इज फोटोन, तो आप बोलोगे एनर्जी ऑफ बंडल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। और कितनी एनर्जी होती है एक फोटोन में? एच न्यू। याद रहेगा? याद रहेगा, हाँ या ना? यस सर। ये आ गई आपकी पहली रिलेशन। और एक साइंटिस्ट हुए बहुत पुराने और बहुत ही फेमस, आप जानते भी हो, एल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने एक ही बात कही, एनर्जी इज इक्वल्स टू E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इनकी वर्ल्ड फेमस रिलेशनशिप है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो कि पार्टिकल नेचर को कंफर्म करती है। ये वाला पहला कौन सा नेचर था? वेव नेचर। और एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये किसके लिए थी? पार्टिकल नेचर के। उसने कहा अगर लाइट जो है ये दोनों तरीके का इस्तेमाल करती है तो दोनों रिलेशन में बेस्ड होगी। तो आप देखें दोनों में कॉमन क्या है? एनर्जी कॉमन है। HV equals to mc square. एच न्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर लिख दूं, गलत तो नहीं है? वी नहीं बोलते, न्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। और न्यू क्या होता है हम जानते हैं सभी लोग, c बाय लैम्डा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आ गई सर। न्यू इक्वल्स टू c बाय लैम्डा, हाँ या ना? यस सर। Yes. एक से सी चला गया, क्लियर टू ऑल? हाँ Yes, sir. या ना? यस अब सर। यहाँ से अगर मैं लेमडा की वैल्यू निकाल दूं, वेवलेंथ, तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mc। बात समझ आ रही है? आ गई सर। अब यहाँ पे तो मास था जो फोटोन का था, इसलिए फोटोन इतना हल्का होता है कि वो किससे भागता है? स्पीड ऑफ लाइट से भागता है, इसलिए आपने m इंटू सी लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फोटोन को हटा के कोई पार्टिकल ले आऊं तो ऑब्वियस सी बात है उसका मास भी होगा। और अगर मास होगा तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट की इतनी स्पीड तो नहीं होगी मगर वेलोसिटी होगी। कितने लोगों हो जाएगी। ये तो फोटोन के लिए एप्लीकेबल था। और कोई पार्टिकल आ जाए, पार्टिकल इसका अपना वेट होगा, तो बस फर्क यही आएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v हो जाएगा। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? v क्यों लिया हमने? आगे सर। जल्दी बताइए, आ गई सर। वाई v। हैंड रेस करिए जितने लोग को समझ आ गया कि वाई वी हैव टेकन v। अंजलि विश्वकर्मा, यू ट्राई कि वाई वी हैव टेकन v। यस सर, हमने v इसलिए लिया है क्योंकि उसकी लाइट से तो कम स्पीड होगी लेकिन अपनी वेलोसिटी होगी और अपना मास भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, मास है। देखो किसी भी बॉडी को आप स्पीड ऑफ लाइट से अगर भगाना चाहते हो ना, तो बॉडी बहुत हल्की होनी चाहिए जो लाइट के साथ ट्रैवल कर जाए। जो लाइट के पार्टिकल्स, बेसिकली लाइट ना ट्रैवल करती है पार्टिकल्स की फॉर्म में, कॉर्पस्यूल्स कहते हैं इसको हम बेसिकली। तो अगर वो जो भी चीज ट्रैवल कर रही है लाइट की स्पीड से, उसके पार्टिकल्स का वेट समझ लो वेट लेस ही होना चाहिए, तभी वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाएगा। लेकिन ये तो हम फोटोन के लिए कह रहे हैं क्योंकि हम लाइट के बंडल्स को ही फोटोन कहते हैं। लेकिन कोई पार्टिकल होगा तो ऑब्वियस ही बात है, पार्टिकल तो मास भी होगा, और मास होगा तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट नहीं होगी। उसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी सी कम होगी, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? v। दैट इज व्हाई द फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। और mv को, मास इनटू वेलोसिटी को, हम लोग किस नाम से जानते हैं? मोमेंटम के नाम से जानते हैं, लीनियर मोमेंटम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से या p से। p इज इक्वल टू mv। p जो होता है हमारा ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ यही फॉर्मूला क्या बन गया? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन v। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। आया ना? तो इससे एक बात समझ आ गई कि देखो लैम्डा तो हो गया हमारा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, वेव को, क्योंकि वेवलेंथ ऑब्वियसली पता है वेव की होगी। और p क्या होता है? मोमेंटम। और मोमेंटम में क्या होता है? मास। और मास किसका होता है? पार्टिकल का। तो यहाँ से हमारी दोनों चीजें समझ आ गई कि अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, लाइट की, तो लाइट दोनों तरह का बिहेवियर शो कर रही है। ये वेव नेचर भी शो कर रही है और ये पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सर हमें यूज कौन सा फॉर्मूला करना है? ये दोनों ही इस्तेमाल होंगे। ये बेसिकली इसी फॉर्मूले की क्लोज्ड फॉर्म है।
मैंने एमवी को पी लिख दिया बेटा खाली। जब क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया होगा उसके हिसाब से आप फॉर्मूले को यूज करना। क्लियर है? यस सर। कहते हैं इसकी एक लिमिटेशन है इस फॉर्मूला में। कह रहे डी ब्रोगली एप्लीकेबल तो सारे मटेरियल पे है, लेकिन डी ब्रोगली की जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ और सिर्फ छोटी बॉडीज के लिए। छोटी मतलब माइक्रोस्कोपिक बॉडीज को स्टडी करने के लिए डी ब्रोगली की वेवलेंथ एप्लीकेबल। एम आई क्लियर टू ऑल? बात समझ आ रही है? ये स्टोरी क्लियर हो गई सभी को? यस सर। ठीक है। यस भैया। अब किसी ने कहा सर क्या हम लेमडा और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाया था उन्होंने। असल में दो साइंटिस्ट हुए बच्चों, एक थे डेविसन जर्मर और एक था थॉमसन। थॉमसन ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया वो डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। मैं आपको बताया तो हालांकि जानकारी के लिए ही है। जो डेविसन और जर्मर थे ना, इन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। इन्होंने क्या किया, एक निकल का क्रिस्टल लिया, उसके ऊपर एक लाइट बीम डाली, और वो लाइट बीम जो डाली ना, तो लाइट बीम जो है वो एक फोटोग्राफिक प्लेट लेके ना, ये प्लेट है मान लो, इस पर लाइट की बीम की अलग अलग एंगल्स पे रिफ्लेक्शन चेक करें, ठीक है। यहाँ पे जैसी लाइट बीम पड़ी है स्कैटर हो गई, और स्कैटर होने के बाद उसने फोटोग्राफिक प्लेट पे इसको स्टडी किया। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट को सीधा किया हमने, मान लो ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये तो ऊपर का व्यू है ना, ये सामने का व्यू है। तो उसे क्या दिखाई दिया कि इस तरीके से जो ये लाइट पड़ रही थी प्लेट के ऊपर, उसने ऐसे पैटर्न बनाए थे। जैसे आप लोग वेव्स देखते हो ना, वेव्स, बिल्कुल वही पैटर्न में रेडिएशन की इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हुई। बात समझ आ रही है? किसी की इंटेंसिटी ज्यादा, यस सर आ रही है। काले वालों की इंटेंसिटी ज्यादा, सफेद वालों की कम, फिर काले की ज्यादा, सफेद की कम, काले की ज्यादा, सफेद की कम, काले वाले की ज्यादा। इस तरीके से इंटेंसिटी में वेरिएशन आई थी, जैसे कि कोई वेव। ओके। तो जो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है, इसे हम लोग डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट। ये 12th फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, जर्मर और डेविसन। इन दोनों ने अपना डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इंसिडेंट लाइट को उन्होंने स्कैटर करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद इस तरीके से वेव पैटर्न बन के सामने आ गया। इसके बाद आपने जो किया दैट इज थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन नाम सुना है ना आप लोगों ने? प्लम पुडिंग मॉडल Yes, sir. भूल गए? 9th में था प्लम पुडिंग मॉडल, हाँ या ना? Yes, sir. इसी का भाई है जेपी थॉमसन, ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक लाइट की सोर्स ली और उसे एक बारीक सी छेद में से, जो स्लिट कह देते हैं, उसमें से पास किया, और पास करने के बाद एक पतली सी गोल्ड फॉइल ले ली, थिन गोल्ड फॉइल, स्पेस को स्कैटर किया। जैसे ही इसे टकराई, ये बहुत सारी लाइट पे स्कैटर हो गई, और जैसे ये स्कैटर हुई, इसने भी अलग अलग रेडिएशन की वेव्स बनानी शुरू कर दी। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। Can you repeat? जो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न था ना, इसको जो आपने स्क्रीन पे ऑब्टेन किया बेटा, तो इसने भी क्या शो किया कि वेव्स बनती हुई दिखाई दे रही है इस तरीके से, गोल गोल वेव्स। क्लियर है? तो ये भी डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट जैसा ही था, थॉमसन का एक्सपेरिमेंट और डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने कंफर्म कर दिया था कि लाइट जो है इसके अंदर वेव नेचर होता है। और पार्टिकल नेचर के लिए आप लोगों ने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो 100% कंफर्म कर रहा था कि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके अंदर मास भी होता है, इसलिए जो इफेक्ट शो किया जा रहा है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। Excuse me, sir. जी बोलिए। Sir, how does this confirms that the
wave nature of light. आप ये देखो, वेव की अगर हम किसी वेव को स्टडी करते हैं तो वेव क्या बनाती है बेटा, क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाती है, ठीक है। वेव ट्रैवल Yes, sir. करती है, जैसे एक पॉन्ड में आप एक स्टोन को ड्रॉप करते हो तो क्या फॉर्म करती है बेटा, रिपल्स फॉर्म करती है, हाँ या ना। Yes, sir. तो यहाँ पर भी क्या बन रहे हैं आप देखें तो कॉन्जिक्यूटिव रिपल्स ही बन रहे हैं ना वेव की फॉर्म में। Okay. Yes, sir. अब आगे समझो, यहां से एक रिलेशनशिप निकल के आई जो काइनेटिक एनर्जी और लेमडा के बीच में है। कैसे, हम सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, हाफ mv², होता है नहीं, अरे होता है या Yes, sir. नहीं। अब उसने कहा कि अगर हम किसी भी एक छोटे से पार्टिकल को एक्सीलरेट कर रहे हैं, एक पार्टिकल को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलरेट कर रहा हूँ, और कैसे एक्सीलरेट कर रहा हूँ, मैंने उस पर क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, वोल्टेज लगा दी बेसिकली। कितनी वोल्टेज लगा दी, v वोल्टेज लगा दी। तो अब उस इलेक्ट्रॉन के पास ऑब्वियस सी बात है कितनी एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन पर v वोल्टेज है तो क्या बन गया, ev बन गया ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बेसिकली किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, अरे बोलो, अरे चार्ज, इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज मौजूद है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो अब जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ही कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो इस इलेक्ट्रॉन में इसके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही आई। एम आई क्लियर, जल्दी बोलो। सर दोबारा बता Yes, दो। sir. मैंने एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस दिया, यानी उसके ऊपर एनर्जी दी, उसके ऊपर वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया, v वोल्टेज से उस पर वर्क डन किया, तो बताओ कितना उसके ऊपर चार्ज मौजूद हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कर रहा है तो ev उसका चार्ज हो गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसकी मूवमेंट के लिए। मूवमेंट में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने ev को काइनेटिक, सर बोलिए सर हम mv को h अपॉन लैम्डा नहीं लिख सकते? अभी लिखेंगे, डोंट वरी। पहले तो ये बात समझ आ गई सभी को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया Yes, sir. हाफ आ गई mv², सर। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस देने पर ही वो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर रहा है, चार्ज बॉडी मूव कर रही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया हाफ mv² के। तो अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी स्मॉल v निकालने की कोशिश करूँ तो क्या हो गया, 2ev अपॉन m का अंडर रूट। एम आई क्लियर टू ऑल, अरे हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर वेलोसिटी आ गई तो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था आज, लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। कोई दिक्कत, उठा के पुट कर दूं इसको, लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन m अंडर रूट 2ev अपॉन m। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? Yes, sir. आ गई सर। अगर ये बात समझ आ गई तो इसकी आगे की कहानी और आसान है। इसमें बस खाली क्या किया, जो m बाहर है ना उसे अंडर रूट के अंदर ले जाओ, तो ऑब्वियस सी बात है अगर m अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m². वेरी गुड, m², क्योंकि बाहर आया होगा तो m तभी बाहर आया होगा जब m² बाहर आता है रूट से, तो m बनता है, और m Yes, को sir. वापस अंदर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, वो m²। कितने लोग को ये क्लियर हुआ, m से m कैंसिल हो जाएगा. m से एक m कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या फॉर्मूला निकल के आ गया आपका, लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन 2ev। कितने लोग को ये पूरी रिलेशन समझ आ गई? आ गई sir. आ गई सर। Am I clear to all? इसमें आप वैल्यूज चाहे तो याद कर लेना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, कितना होता है, 9.11 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻19 कूलम, ठीक है। और आपको क्या दिया होगा, h की वैल्यू आपको पता ही होती है, 6.6 इंटू 10⁻34। ये जो ev है ना, बेसिकली e को रिप्रेजेंट कर रहा है। Am I clear to all? हाँ Yes, या sir. ना क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा। सर सीबीएसई में ये सारी डेरिवेशंस आती हैं? बिल्कुल आती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके और बेस, एनसीईआरटी एक्सेल में न्यूमेरिकल है इसका बेस्ड, ठीक है। इतना आप लोग